हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन का छोटा सा स्निपेट है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो कल जो इंडिया में भी चीज़ थोड़ी सी एक रही, कल हमारी जो मार्केट्स थी विच वर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द न्यू टैरिफ्स विच वर लॉन्च्ड, मतलब अनाउंस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, एंड दैट इज की 25% टैरिफ ऑन ऑटोमोटिव इंपोर्ट्स एज वेल एज द कंप्लीट कार्स, मतलब व्हीकल्स ऑटोमेकर्स पे लगेगा अगर आप जो है उसको यूएस में नहीं बनाते हो। तो जो भी यूएस मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो सामान यूएस में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी मतलब कार या फिर व्हीकल यूएस में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। ऑफ कोर्स उस पर तो मतलब वो तो है, बट जो भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है, जो भी व्हीकल बाहर से इंपोर्ट हो रही है, उन पे 25% टैरिफ जो है वो अनाउंस किया है यूएस गवर्नमेंट ने। अब भाई काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर इंपोर्टेड होती हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स इट विल बी, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा, स्पेशली पूरी कार इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड रहेगा। और वही हुआ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मतलब यूएस की जो कंपनीज है, फॉर्ड है, राइट, शेवरोले है, जीएम मतलब जनरल मोटर्स वगैरह है, वो भी गिरे। बिकॉज उनके भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर काफ़ी सारे आउटसाइड यूएस हैं, मतलब कनाडा में है, मेक्सिको में है, उनके भी काफ़ी सारे बाहर हैं। तो वो भी वहाँ से सामान जो है यूएस में मंगाते हैं। तो मतलब ओनली जो पॉजिटिव स्टॉक था, मतलब यूएस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, तो वो टेस्ला था, क्योंकि टेस्ला का मोस्टली जो यूएस में वो सामान बेचता है वो यूएस में ही बनाता है। तो ऑफकोर्स वो तो गेम कर रहे हैं, इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, तो उसका वो थोड़ा बेनिफिट आई एम श्योर ले रहे हैं। बट ओवरऑल ग्लोबल ये मार्केट्स, राइट, बीएमडब्ल्यू हो गया, टोयोटा हो गया, हुंडई हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा, होंडा वगैरह रह गया, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां जो है जिनकी यूएस में जाती हैं, बिकती हैं, तो ऑफकोर्स उनमें काफ़ी शार्प जो है वो गिरावट आई है। अब क्या ये 15-20% गिरे हैं? नहीं, वैसा नहीं। सब 3-4-5%, 6% के आसपास ही मोस्टली गिरे हैं, क्योंकि वही है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार ये टैरिफ पता नहीं कितनी देर के लिए है या नहीं है, ये सब नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं क्या? फिर यूरोप सेंट्रिक शायद थोड़ा सा नेगोशिएशन होगी तो फिर वहाँ कम हो जाएगा। इंडिया के साथ अलग से नेगोशिएशन होगी तो वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, कनाडा के साथ अलग से होगी तो वहाँ कम हो जाएगा। तो ये सबका एक्सपेक्टेशन है कि भाई दिस इज मैक्सिमम। अब इसमें जो नेगोशिएशन का स्कोप ऑफ कोर्स है, और ये चीज़ें जो है शायद कम हो जाएंगी, इसलिए मार्केट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसको नेगेटिवली ले रहा है, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, राइट? बाकी बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड जो है, जो बाहुबली बोलते हैं परिमल, 4.3% से ऊपर जा रही है। तो इन्फ्लेशन, जैसे जैसे टैरिफ लग रहे हैं, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है। भाई गाड़ियां बन कहाँ रही हैं यूएस में इतनी, तो अगर टैरिफ लगेगा तो कस्टमर ही देने वाला है ना। 25% कस्टमर की गाड़ी महंगी होने वाली है। जो गाड़ी $30,000 में थी वो अब 20% बढ़ेगी तो $36,000 में मिलेगी। तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट तो आएगा ना। तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट का जो भी, जैसे भी थोड़ा सा टेंशन आता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद या फिर घटने की ना उम्मीद जो है वो आ जाती है। तो इसलिए ट्रेजरी यील्ड जो है वो बढ़ने लग जाता है। दूसरा क्या है, गोल्ड। अब बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी वगैरह है तो गोल्ड भी बढ़ रहा है। भाई सेफ हेवन माना जाता है कि भाई कुछ और नहीं मिल रहा है डालने के लिए तो गोल्ड में डाल दो। तो वो भी थोड़ा सा अब 3060 हो गया है, 3000 से क्रॉस तो कर ही गया था, 3060 जो है वो गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही हैं। ऑयल अब बहुत इंटरेस्टिंगली, तो मैं कल वही देख रहा था कि ऑयल क्यों बढ़ रहा है। ठीक है भाई, टैरिफ का उसमें लिखा हुआ था, हेडलाइन ये थी कि ऑयल रेट स्टडीज नियर 1 मंथ हाई एज इन्वेस्टर एसेस रिन्यूड ट्रेड वॉर रिस्क। तो मैंने कहा कि भाई अगर कार के ऊपर टैरिफ लगता है तो डिमांड कम हो जाएगी ना। तो डिमांड कम हो जाएगी तो फिर भाई ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो ऑयल तो गिरना चाहिए। ये सोचा मैंने, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या लॉजिक क्या बना कि भाई अगर ये कार जो है टैरिफ लगेगा, बाहर की जो कार आ रही है वो मोर एफिशिएंट है और ईवीज हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अगर उन पे टैरिफ लगेगा तो वो महंगी हो जाएंगी, तो पुरानी गैस गजलर्स, राइट, वो बिकेंगी या सेकंड हैंड कार मार्केट वापस बढ़ेगी। तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइस बढ़ेगी एक्चुअली। तो ये लॉजिक से बेसिकली मतलब ऑयल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा। तो अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देखो कितना अलग सोचते हैं लोग काफ़ी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रही है। तो जनरल मोटर्स, स्टेलांटिस, फोर्ड, ये सब जो है स्टॉक गिरे हैं, राइट। और तो ऑब्वियसली अब यूरोप इज गोइंग टू बी हैव ए मेजर इम्पैक्ट एज वेल, बिकॉज उनकी भी काफ़ी कार जो है वहाँ पर बिकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी यूएस का जीडीपी के डेटा भी आया Q4 का, और वो 2.4% आया, जो कि प्रीवियसली 2.2% एस्टिमेट था। तो मतलब बेटर रहा, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ी है, तो इकोनॉमी इज डूइंग वेल फॉर यूएस। एक्सपेक्टेशन से बेटर लगातार नंबर अगर हम जीडीपी के आ रहे हैं। फिर वहाँ पर एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स होता है, पीसीई प्राइस इंडेक्स होता है, वहाँ पे कोर इन्फ्लेशन वो मेजर करता है, तो वो भी गिरा है, मतलब थोड़ा सा 2.6% पे आया है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो कंसर्न बढ़ रहा था, लाइक थोड़े दिन से बात हो रही थी, वो अभी तो ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो भी चीज़ एक पॉजिटिव थी। फिर जॉबलेस क्लेम्स वगैरह के ऊपर भी जो है वो जो है एस्टीमेट से नीचे ही आए हैं, तो वो भी चीज़ थोड़ी सी एक पॉजिटिव वहाँ पर ओवरऑल यूएस में रही। तो ये 2-3 इंडिकेटर्स लगे कि भाई मतलब ज़्यादा परेशानी की इकोनॉमी में करंटली तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं, ये टैरिफ्स अभी तक तो कुछ ज़्यादा मेजरली कहीं लगे नहीं है, लगे भी है तो कुछ कुछ इवेंट्स या कुछ कुछ जगह पे लगे हैं। अब उसका कितना रहता है, कितना इम्पैक्ट रहता है, और कितनी नेगोशिएशन होती है और क्या होता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें रही। इंडिया के ऊपर कल इंडियन मार्केट भी, मतलब स्पेशली ऑटो इंडेक्स जो है कल इसी वजह से गिरा है। तो अब काफ़ी सारी जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और समझ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन सेक्टर के ऊपर अगर लगता है 25%, मतलब ये मान रहे हैं कि 25% लगता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, राइट। कि अगर इंडिया से जो एक्सपोर्ट यूएस में होता है वो सिर्फ $8.9 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था कार का इंडिया से 2024 में, जो कि सिर्फ 0.13% है हमारे टोटल एक्सपोर्ट। हम $7 बिलियन की कार एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को, उसमें से सिर्फ $8.9 मिलियन, मतलब कुछ भी नहीं है। ट्रक एक्सपोर्ट भी सिर्फ 0.89% का ट्रक जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से वो यूएस को जाता है। तो यूएस में हमारे टोटल कार और ट्रक वगैरह तो कुछ जाता ही नहीं है, तो उसमें कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट है नहीं। हाँ, अब इम्पैक्ट जो होगा वो हो सकता है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को, वहां पे अच्छा खासा, वहां 29% का जो हमारा ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट है, उसमें 29% यूएस में जाता है। बट अब ये चीज हो रही है कि अगर ये भाई टैरिफ लगते हैं, तो ये एक्चुअली इंप्रूव अच्छी बात है, क्योंकि भाई टैरिफ लगेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी स्पेसिफिक रहेगा। अब चाइना के ऊपर ये भी लगता है प्लस वो भी लगता है, पता नहीं कैसे लगेगा। एग्जिस्टिंग जो 20% लगाया हुआ है प्लस ये उस पर लगेगा क्या, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई अगर सब पे टैरिफ 25% लगते हैं, तो इंडिया की बिकॉज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एंड बिकॉज ऑफ द हमारी जो मतलब टेक वगैरह है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि भाई हम फिर भी मतलब कंपोनेंट एक्सपोर्ट अच्छा करेंगे। क्योंकि यूएस कहाँ से बनाने वाला है कंपोनेंट, वहां तो असेंबली स्टार्ट होगी, मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, असेंबली स्टार्ट होगी, फिर कंपोनेंट की बात होगी ना, वो तो बहुत लेटर स्टेज पे। अभी अगर उनको कार बनानी है और कोई नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी करता है, तो उसको कंपोनेंट तो चाहिए, तो इंडिया पे डिपेंडेंस उनका रहेगा। तो ये चीज हो रही है कि शायद इसका फेवरेबल इम्पैक्ट रहेगा, राइट। और कल जो है इसकी वजह से टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी वगैरह ये सब गिरे, राइट। हमने देखा कि 7-7.5% तक का भी गिरे स्टॉक्स। जेएलआर के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट वॉल्यूम जो जैगुआर लैंड रोवर का जो टाटा मोटर्स की कंपनी है उसका 33% आता है, और अच्छा ग्रोथ भी था। क्योंकि चाइना से डी ग्रोथ हो रहा है, तो ये बात हो रही थी भाई यूएस में ग्रो हो रहा है, हम यही चीज़ हमेशा वो स्टोरी सुना रहे हैं, तो वहाँ पे ये इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड सबको यही है कि भाई यूएस और ईयू का कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगी, और ईयू पे ये टैरिफ्स जो है नहीं लगेंगे या कम लगेंगे, तो ये सबकी एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ गुड रिलेशनशिप्स। तो बाकी देखते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने कल एक सहकार टैक्सी करके इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, विच विल बी अ कॉम्पिटिटर टू उबर एंड ओला, और राइड हेलिंग सर्विस कॉपरेटिव बेस्ड, अमूल के स्ट्रक्चर पे कॉपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग स्ट्रक्चर मतलब पे बनाने की बात हो रही है, जिसमें 2 व्हीलर, रिक्शा, 4 व्हीलर, टैक्सी सब जो है इसमें बात हो रही है कि इसमें डालने की बात करी है, राइट। तो वो जो इनिशिएटिव है सहकार से समृद्धि, राइट, और कॉपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह हैं जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, राइट। तो उन्होंने ये सब अनाउंसमेंट की है। तो बाकी उबर एंड ओला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राइस एलिगेशन के ऊपर भी बात हो रही है। ऐसा भी माना जाता है कि भाई एप्पल पे प्राइस, एप्पल के फ़ोन पे अलग प्राइस होते हैं और एंड्रॉइड के फ़ोन पे ऐसी भी काफ़ी सारी उनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट से आते रहते हैं उनके, और हम भी देख रहे हैं, राइट। एक्सपेंसिव बहुत हो गई हैं टैक्सीज। तो अब ये देखते हैं ये इनिशिएटिव इफ दिस हेल्प्स, राइट। तो दिस इज अ गुड थिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव।
बाकी एक रिपोर्ट आई है, इकरा की भी है और रूटर्स वगैरह की भी है कि भाई अब रेट कट एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अब 9 अप्रैल को मीटिंग है आरबीआई की, तो सबका एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और होना चाहिए। एक तो मोस्टली अब यही एक्सपेक्टेशन हो गया है कि 25 बेसिस, बिकॉज इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है हमारे, राइट, और ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हुई है ना, तो ये दोनों चीज़ें की हैं। एक्सपेक्टेड है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट और 2.25% का और रेट कट एक्सपेक्टेड है सबको ओवरऑल। लेकिन इसके बाद जो है वो ये बोल रहे हैं कि भाई 50 पैसे का हो गया टोटल, राइट, और अब शायद 0.25 और शायद इस साल होगा, तो टोटल इस साल 0.75 ही रेट कट होगा, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड है किसी को भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली जीडीपी का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 6.4% ही रहा। एक्सपेक्टेड है FY26 में वो थोड़ा मतलब वही है, वीक है जो लास्ट फ्यू ईयर्स में रहा है उससे। तो इसीलिए रेट कट जो है उस पर एक्सपेक्टेशन लोगों की बन रही है। आरबीआई अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो रहा ना लास्ट कुछ महीने में, तो उसमें कुछ कुछ अभी एक्शंस ले रहे हैं। जैसे लिमिट भी बढ़ाई है बीच में, अभी भी एक और लिमिट बढ़ाई है कि भाई ये हो गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको पहले ये था कि भाई इंडियन कंपनीज में तो 5% से ज़्यादा स्टेक नहीं ले सकते थे। इंडिविजुअल एक बंदा एक कंपनी में अगर इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर है तो 5% से ज़्यादा नहीं ले सकता था, लेकिन अब इस लिमिट को बात हो रही है कि 10% कर देंगे, राइट। और ये चीज़ ऑलरेडी हमारे जो OCI कार्ड होल्डर हैं और एनआरआई के लिए ये चीज़ थी, ये चीज़ ऑलरेडी 10% थी, बट फॉर अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ऑल्सो ये जो है इसको 10% करने की उम्मीद है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। और तो आरबीआई और सेबी की जो है इस बारे में डिस्कशन चल रही है। दे आर प्लानिंग टू गिव मोर बेनिफिट्स, ठीक है, टू वेरियस फॉरेन इंस्टीट्यूशन, FPIs जो बोला जाता है, ताकि जो भी उनके कंसर्न्स है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया है, राइट, वो चीज़ जो है वो आगे इशू ना आए। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई ऑन हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस मेरे फाइनेंशियल प्लान्स जब मैं 1-to-1 फेस टू फेस मेरे और परिमल के होते हैं तो काफ़ी डिस्कशन होता है भाई रियल एस्टेट बढ़ गया है ये है। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि टॉप 7 इंडियन सिटीज़ की, जिसमें बैंगलोर, पुणे, NCR, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, तो ये 4-5-7 सिटी के ऊपर रिपोर्ट आई है। तो उसमें आया कि 28% डिप है हाउसिंग सेल्स में, ठीक है, इन दिस क्वार्टर जो Q1 2025 है। मतलब अब खत्म नहीं हुआ है बट अभी तक जो नंबर है, और ये एनारॉक की रिपोर्ट है जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि भाई ओवरऑल जो प्राइजेज हैं, मेन रीज़न है कि प्राइजेज बहुत बढ़ गए, 10 to 34% के प्राइजेज जो हैं वो बढ़े हैं, मेजरली बिकॉज जो सप्लाई है वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा आ गई है, राइट। तो इस तरह से सिटी वाइज सेल्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो डी ग्रोथ हुई है वो हैदराबाद में 49% लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस क्वार्टर में 49% का डी ग्रोथ है। कलकत्ता में 31% का डी ग्रोथ है, पुणे में 30% का डी ग्रोथ है, चेन्नई में 26%, मुंबई में 26%, सब में ग्रोथ है। बेंगलुरु जो है वो सबसे कम है, 16% डी ग्रोथ है ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और NCR में बोला जा रहा है कि जो एक साल में प्राइजेस बढ़े हैं वो 34% बढ़े हैं, राइट। और बेंगलुरु में 20% प्राइजेस एक साल में बढ़े हैं, ठीक है, ओवरऑल एवरेज प्राइजेस जो मतलब अवेलेबिलिटी है वो सारी चीज़ों के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। और ऑफकोर्स स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, और मतलब इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़े हैं और स्लो डाउन, फिर ग्लोबल थोड़े से हेडविंड्स वगैरह भी जो हैं वो सारी चीज़ें भी एक सारे ये हमारे सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करती है और डिमांड को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट एशियन पेंट्स, अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात करें तो एशियन पेंट्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट बना रहे थे वो दहेज में, उसका केपेक्स बढ़ाया है। पहले 2560 करोड़ का केपेक्स का प्लान था, 325,690 करोड़ से बढ़ाया है, राइट। और मेजरली बिकॉज ऑफ प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज उन्होंने बोला है। इसमें विनाइल एसिटेट एथिलाइन इमल्शन VAE और वैम जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। जेन टेक्नोलॉजी को 152 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर, राइट। और तो ये इनको मिला है। और इट्स स्टेट ऑफ आर्ट विजुअल, मतलब आपको पता ही है सिमुलेशन, और एक ड्रोन बनाती है ये कंपनी, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, राइट। एंड स्मॉल कंपनी है डिफेंस में एंड इट्स पार्ट ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो, तो थोड़ा हम कवर भी ज़्यादा करते हैं। तो करंटली इनकी ऑर्डर बुक अराउंड 817 करोड़ थी दिसंबर में, और ज़्यादा कुछ बढ़ी नहीं थी,
और काफ़ी स्टॉक गिरा था उसकी वजह से, जो हमारा लास्ट दिसंबर क्वार्टर था। तो ऑर्डर बुक नहीं बढ़ी थी, जबकि ग्रोथ अच्छी हुई थी, बट ऑर्डर बुक नहीं बढ़ी थी। बट अभी ये 152 करोड़ का ऑर्डर जो है उनके पास आया है। सऊदी अरामको की बात हो रही है कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन रिफाइनरी, स्पेशली बीपीसीएल और ओएनजीसी। अरामको सबसे बड़ी कंपनी, मतलब ऑयल कंपनी है वर्ल्ड की, $2 ट्रिलियन प्लस का शायद मार्केट कैप है उसका, राइट। और मतलब बाकी ओएनजीसी ने और बीपीसीएल ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, राइट, बट इसके ऊपर काफ़ी बात चल रही है कि दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एज वेल। और तो दे वांटेड टू सप्लाई जो है ऑयल इक्विवेलेंट्स टू 90% ऑफ रिफाइनरी कैपेसिटी, अगर उनको 30% स्टेक दिया जाए। LIC की काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि दे आर प्लानिंग टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और तो अभी जो सोर्सेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का सोर्स है, उसने कहा है कि मणिपाल सिग्ना वो बाय करने वाले हैं। दे आर प्लानिंग टू बाय 40 to 49% स्टेक, नॉट 51%, 40 to 49% स्टेक इन मणिपाल सिग्ना। और ये जो डील है, ये कंपनी को वैल्यू अराउंड 3,500 करोड़ के आसपास करेगी, जो कि अगर हम ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से देखें तो नीवा बुपा के वैल्यूएशन के आसपास है। स्टार हेल्थ थोड़ा कम है वैल्यूएशन, पर नीवा बुपा का जो वैल्यूएशन है, अगर हम GWP के हिसाब से देखें क्रॉस मीडियट उसके, तो मणिपाल सिग्ना का जो GWP है वो 3,500 करोड़ है, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम अराउंड लास्ट ईयर का, और नीवा बोपा का 5,600 है। तो नीवा बोपा की वैल्यूएशन 13,000 करोड़ है, और इसकी वैल्यूएशन मानी जा रही है कि 3,500 करोड़ के आसपास होगी। सॉरी, इसका जो GWP है वो 1,691 करोड़ है, या 1,691 करोड़ है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 कंपनी है नीवा बोपा से, और ऑलमोस्ट 12% ऑफ द स्टार हेल्थ वैसे। तो उस हिसाब से है कि, बट ये काफ़ी सारा टाइम से चल रहा था कि LIC इज प्लानिंग टू एंटर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो इट सीम्स दे हैव फाइनलाइज थिंग्स करंटली, लेट्स सी बाकी है। और ऑफ कोर्स विद LIC की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका जो रीच है, उसका उनको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा ओवरऑल। फोर्स मोटर्स को मिला है 2978 व्हीकल्स का डिफेंस फोर्सेस से कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी एक अच्छा रहा। US का, ये बात आपने शायद कल भी सुनी होगी, US का GE एयरोस्पेस ने जो है डिलीवरी स्टार्ट कर दी है अपने इंजन्स को टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल फॉर तेजस MK-18 जेट्स। ये 48,000 करोड़ की एक डील हुई थी 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री की और HAL की, 83 जेट्स देने की इंडियन एयरफोर्स को, जो कि प्लान था कि भाई लास्ट ईयर मार्च से वो डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, बट अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ। और उसका मेन रीज़न यही बताया गया था कि भाई GE एरोस्पेस जो है वो इंजन्स नहीं दे रहा है। और इसमें बात हो रही थी कि जियोपॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्व्ड अ सर्टेन लेवल, बट अब बिकॉज ऑफ, ऐसा बोला जा रहा है कि जो चीज़ें कुछ डील हो गई है बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट, एंड जो है मतलब GE हैज स्टार्टेड डिलीवरिंग इंजन्स। उन्होंने बोला है कि शायद कुछ इंजन्स उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर भी दिए हैं, दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली नाउ। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो उनकी ऑर्डर बुक है, जो मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। उनके पास एक और ऑर्डर है, आई थिंक लास्ट ईयर एक और ऑर्डर उनको तेजस का मिला है, विच विल बी, आई थिंक अभी ये कंसिस्टेंटली अगर ये इंजन की सप्लाई होती है उनको, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक। और FY26 FY27 में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें अर्निंग का दिख सकता है विद द करंट बेस। L&T को भी एक अच्छा कल ग्रोथ मिला, मेजरली 12% वो बढ़ चुका है मार्च में। 15,000 करोड़ प्लस का एक ऑर्डर मिला है कतार एनर्जी से, और कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया से L&T को बहुत सारे ऑर्डर्स कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा उनका जो है ऑर्डर बुक अब जो है वो वेस्ट एशिया से आ रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ऑलमोस्ट 60% ऑर्डर जो है उनके इंटरनेशनल मार्केट से हैं करंटली जो ऑर्डर बुक है, राइट। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बहुत अलग से उन्होंने मतलब अपना प्ले कर लिया है। पहले ऐसा माना जाता था ना, GDP के साथ ग्रो करती है, GDP मतलब अच्छा कंपनी है, बट इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर आते हैं या फिर मेजरली ऑर्डर आते हैं तो वो सब चलता रहता है, बट अभी इंटरनेशनल ऑर्डर से उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी रही है, और इसकी वजह से स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। जुबिलेंट का एक इंटरव्यू था, तो दे हैव सेड कि भाई उन 3,000 आउटलेट करने हैं उनको बाय 2028, मतलब इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अभी 2,000 आउटलेट है जुबिलेंट मतलब डोमिनोज के, जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है, और उनको करना है 3,000। तो जो जुबिलेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समीर जी, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कंजप्शन बूस्ट करने के लिए चीज़ें ली हैं। तो टैक्स ब्रेक दिया है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, फिर न्यू पे कमीशन है, इन सब का बेनिफिट होना चाहिए और हमारा कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, और इसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी BYD की भी बात चल रही है कि दे आर प्लानिंग टू सेट अप देयर फर्स्ट EV फैक्ट्री इन नियर हैदराबाद।
6 लाख गाड़ियां बनाने की बात चल रही है। उन्होंने 2023 में भी प्लान किया था आई थिंक कुछ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का इंडिया का, बट उस टाइम गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ बीइंग चाइनीज कंपनीज एंड एवरीथिंग वो नहीं दिया था। BYD काफ़ी टाइम से इंडिया में प्रेजेंट है, बट वो बहुत हैवी ड्यूटी देती है, इसलिए उनकी कार काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडिया में, इसलिए ज़्यादा चलती नहीं है। अब अगर वो मैन्युफैक्चर करते हैं और अब शायद वो चीज़ चाइना और इंडिया में थोड़ा सा बेटर आई थिंक सिनर्जी दिख रही है फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, बिकॉज बॉर्डर इशूज इट सीम्स हैज सॉल्व, तो वो चीज़ें यहाँ पर अब हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेगी फ्रॉम कंपटीशन और फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेटली इट विल बी अ मतलब प्रेशर ऑन द कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, स्पेशली जिनका ईवी में अच्छा है, और अगर महिंद्रा वगैरह भी काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं तो उनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त ये कंपनी कर रही है, एंड दे हैव सोल्ड एंड दे हैव डन मोर रेवेन्यू देन टेस्ला, सो दे आर द बिगेस्ट ईवी मेकर इन द वर्ल्ड नाउ। सब डरे हुए हैं, मतलब अगर यूरोप से बात करें आप देखें, और ऑस्ट्रेलिया में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं कल मेरा डिस्कशन हो रहा था तो वहाँ पर भी देखें BYD बहुत दिख रही है, यूरोप में बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो BYD इज रियली चेंजिंग द लैंडस्केप इन ईवी। तो लेट्स सी इफ इट हैपेंस इन इंडिया, तो हाउ इट विल चेंज लैंडस्केप इन इंडिया। टेस्ला भी आने की बात हो रही है, तो टेस्ला भी आ रही है, BYD भी आ रही है, तो डेफिनेटली द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी हॉट राइट इन ईवी इन इंडिया। तो दैट विल बी अ गुड फॉर कंज्यूमर, बट डेफिनेटली फॉर इंडियन कंपनीज वो एक काफ़ी आई एम श्योर दे विल बी एबल टू कम्पीट एटलीस्ट लोअर सेगमेंट्स में सब चीज़ें होंगी, बट लेट्स सी हाउ ओवरऑल इट गोस। ठीक है, तो दैट इज ऑल ऑन द न्यूज़ टुडे। अब फटाफट एक नॉलेज सेक्शन करते हैं। तो ये डेटा जस्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रहता है ना कि यार क्रूड ऑयल वर्ल्ड में यूज कहाँ कहाँ होता है, कितना कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये मेरे को डेटा मिला 2024 की रिपोर्ट में। तो ये तो क्रूड ऑयल जो वर्ल्ड में सारा यूज होता है ना, 45% रोड ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, 45%। 7% एरोप्लेन्स में, 7% फ्लाइट्स में यूज होता है, राइट। और 6% फिर बाकी ट्रांसपोर्टेशन, भाई शिप वगैरह आई एम श्योर बाकी सारी चीज़ों में यूज होता है अपार्ट फ्रॉम रोड। ठीक है, तो रेलवे हो गया, शिप्स हो गया, तो वो सारी चीज़ें। पेट्रोकेमिकल, सारे जो केमिकल्स हमारे बनते हैं ना, जैसे जो रिलायंस इज अ बिग पेट्रोकेमिकल प्लेयर, पेट्रोकेमिकल माना जाता है ना, उसका प्लांट मेट्रोकेमिकल प्लांट है उनका, ऐसा बोलते हैं ना। 14% वो पेट्रोकेमिकल्स बनाने में काम, राइट, जो हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो जो भी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी यूज होते हैं, वैक्स है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे। क्रूड ऑयल आपने देखा होगा, वो प्रोसेस हम पढ़ते थे शायद स्कूल में कि क्या क्या बनता है उससे, पेट्रोलियम गैस, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है वो 14% उसमें यूज़ होता है। फिर बाकी इंडस्ट्री में, राइट, क्रूड ऑयल 13% इंडस्ट्री में यूज़ होता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर में 11% यूज़ होता है। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर भी क्रूड ऑयल का यूज़ है, एग्रीकल्चर में क्रूड ऑयल का यूज़ है, राइट, कमर्शियल में क्रूड ऑयल का यूज़ है, तो वो 11% है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सिर्फ 4% ही क्रूड ऑयल यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ऑफकोर्स अभी क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है, आई थिंक कोल इज़ द बिगेस्ट प्लेयर। और अब तो ईवी, अब तो ये सोलर एनर्जी वगैरह भी काफ़ी बड़ा प्लेयर, मतलब बाकी बाकी चीज़ें हैं, तो क्रूड इज डेफिनेटली नॉट अ बिग। तो 45% ही रोड है, और ईवी का इम्पैक्ट इस 45% पे है, और इसलिए डिमांड कम हो रही है वर्ल्ड वाइड क्रूड की, और इसी पे गवर्नमेंट भी सब फोकस कर रही है ईवी वगैरह पे। तो ये 45% का जो पाए है यही कम हो रहा है। बाकी पाए मेरे को लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट है एज सच नहीं होने वाला है, तो इसलिए 55% बिजनेस अभी तो, अब आगे क्या होगा, अभी हाइड्रोजन भी फ्यूल एज ए बन रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स और कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा ऑन ऑल दीज थिंग्स एज वेल, राइट। बट करंटली जो फोकस है और जो इम्पैक्ट है वो इस 45% के पाई पे है ऑन द क्रूड प्राइस। सो ये मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग डेटा है, मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी। ये कल परसों मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मिला मुझे, तो मेरे को चलो यार आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हैड।